बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बैद यूसुफान। आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, और इस वक्त अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे बात करेंगे। और आज मेरे साथ मौजूद हैं जो किसी ताल्लुक के मुताज नहीं है। आप फॉर्मर DGIS आए हैं, जनाब लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी साहब। वेलकम टू शो सर। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, सबसे पहले सवाल आपसे बनता है कि नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दिस इमीडिएट रिसर्जेंस ऑफ तालिबान, कि इतनी जल्दी वो अफगानिस्तान पे कब्जा कर पाएंगे। क्या यूएस और उनके लाइट फोर्सेस में ये सारी एक्सपेक्टेशन उनकी थी कि इतनी जल्दी वो अफगानिस्तान पे कब्जा कर पाएंगे? ये तो 15-20 साल से काम जारी था और ये तो यकीन था कि ये किसी वक्त ये वक्त आना है। आखिरी जो 2-4 हफ्ते की बात ही आप कर सकते हैं ना कि उसमें स्पीड तेज थी, जल्दी हो गया, वरना थोड़ी देर लग जाती। और मेरा यही ख्याल है कि उन्होंने चूंकि तैयारी बाकी लोगों से बेहतर की हुई थी, उनको पता था, तो उन्होंने वो इस्तेमाल किया कि पहले से उन्होंने अपने आप की लोगों को एक तो खैर पोजीशन कर लिया जहाँ से वो बजाय इसके कि एक कोई लश्कर जाता, वो पोजीशन हुई थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात थी है कि कुछ कितने सालों से वो लोग इन इलाकों में, जहाँ पर उन्होंने जहाँ कब्जा नहीं था और जहाँ किया, यहाँ पर भी लोगों को मिलाया हुआ था, बातचीत कर रहे थे। तो ये उनकी एक वो कहना तो यहाँ पर इस मौके पर चाहिए ये नहीं, एक है टीचिंग बहुत पुरानी। सुन त्सू, चाइनीज जो थिंकर है, वो कहता है कि आप अपनी फौज को इस तरीके से पोजीशन करें कि दुश्मन लड़ाई के बगैर ही कहे कि जी हाँ, आपकी स्ट्रेटेजिक मनूवर इतनी अच्छी है कि अब लड़ाई की जरूरत नहीं रही, हम आपकी बात मान लेते हैं। इन्होंने अपने आप को प्लेस वहाँ किया हुआ था, इसलिए गालबन बहुत जल्दी हो गया। और बात यह है कि इतने अरसे से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और बाज दफ़ा इससे लोग होंगे जो कि कहते हैं अच्छा आखिरी मौके पर देखे थे, इन्होंने तो बहुत अरसे से कई जगह की इंतज़ाम संभाला हुआ था, कई जगह लोगों को मिलाया था, नॉन पश्तून लोगों को इन्होंने साथ मिलाया था। ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पश्तून के नहीं थे, वहाँ पर गवर्नर वगैरह जो लगाने थे वो भी वहीं के लगाए हुए थे। तो इनकी तो बहुत तैयारी थी। इनको तो बस इतना ही करना है, अभी लगता तो है, उस वक्त शायद नहीं समझ आए, लेकिन लगता तो इनका यही है, यही करना था कि अभी ख़त्म हो गया, वो जा रहे हैं, अभी संभालिए आप। तो और काबुल के बाहर भी पहुंच गए। अभी इनका ख्याल था कि यहाँ लड़ाई होगी, काबुल के अंदर उनकी इतनी इनग्रेस बड़े अरसे से थी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये तो चीज़ उसको साफ कर देती है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, और लेकिन जो रिजल्ट है वो तो बिल्कुल तवक्को के मुताबिक। सर, जो रिजल्ट है वो बिल्कुल तवक्को के बरखिलाफ है। और इसके अलावा जो सबसे बुनियादी सवाल पैदा होता है कि अफगान आर्म फोर्सेस की तकरीबन 4 लाख के करीब उनकी अफवाज और पुलिस मिला के एक तादाद बनती है। वो तालिबान जो कि उनकी तादाद कुल मिला के करीबन 75-80 हज़ार के करीब है, उनके सामने हथियार डाल देते हैं। वो लड़ते भी नहीं है। कई सूबों के सामने, कई सूबों में तो ऐसा भी देखने को मिला कि उन्होंने कोई 1-2 फायर तक नहीं किया। और जो आखिरी 3-4 दिन थे काबुल तक पहुंचने वाले, उसमें तो ऐसा लग रहा था जैसे तालिबान के साथ वो अफवाज भी मिले हुए हैं। तो ये कैसे जी पॉसिबल? हाँ, हाउ इज इट पॉसिबल ये कि है, ये 0.2 बड़े मिलियन अरसे से ये laid बिल्कुल out in front of 70 to 80,000 Taliban? मिलाया हुआ था लोगों को। कई दफा पिछले कई सालों में सुना होगा कि जो अफगान नेशनल आर्मी के रैंक से लोग जो है डिफेक्ट करते हैं, ब्लू ओवर ग्रीन तो ग्रीन ओवर रेड, इस तरह की बातें सुनते हैं। तो इनके सिंपथाइजर भी वहां थे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जो अफगान नेशनल आर्मी है तो वो गलत लाइनों पर ट्रेन हुई थी ना। अमेरिकनों ने अगर अपने लाइन पर ट्रेन किया और उस इक्विपमेंट के हिसाब से किया, तो जो उनका नहीं कर सके, तो ये बेचारे तो नए भर्ती हुए, इनके पास इतना कुछ था भी नहीं, इन्होंने कैसे वो कर देना था। तो जिस किस्म की लड़ाई वहां पर होती रही है और पिछले 15-20 साल से भी हो रही है, उसके लिए ना अमेरिकन आर्मी, ना रशियन आर्मी, ना पाकिस्तान आर्मी, ना अफगान नेशनल आर्मी, ये तो उसके लिए सूटेबल नहीं होती। अफगानिस्तान में जो लड़ाई होती है उसमें वो तो, जिसको बाज दफा लोग कुछ स्मिट्रिक, कुछ हाइब्रिड, पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि काउंटर इंसर्जेंसी है। इंसर्जेंस के उसके अंदर अपना तरीका होता है, अपनी टैक्टिक्स का होता है, और वो बड़ी बड़ी जो ताकतवर फौजी हैं वहाँ पर हार जाती हैं। तो इन लोगों ने तो करना ही था। कई वजूहत थी जो इसके मुतालिक अगर आप जरूर कहेंगे तो बात कर लेंगे, लेकिन ये लड़ाई, ये जो फौज है ये लड़ने के लिए बनी नहीं थी। ट्रेनिंग जरूर की है, लोग भी आए ट्रेन करने के लिए, आदि इसको कहते हैं ना कि बिल्कुल हाफ बेक ट्रेनिंग भी हुई होगी,
लेकिन ये बनी थी ताकि अमेरिकन डिफेंस कंट्रैक्टर्स जो है वो पैसे कमाएं। जितने पैसे वो कहते हैं कि जी हमने अफगान नेशनल आर्मी पर लगाए हैं, उसमें से 60-70% तो वापस चले जाते हैं ना, इक्विपमेंट के लिए, एडवाइजर्स के लिए, पता नहीं किस काम के लिए। तो ये बनाई भी थी, ये पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने लिया था, जिसको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उन्होंने पैसे बना रहे थे, बस बैरक के पैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। आपके आपके जवाब पे दो चीजें वाज़ेह हैं कि आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि अफगान आर्मी ट्रेन की गई थी, बट वो लड़ने के लिए ट्रेन नहीं की गई थी। यहाँ पे सवाल आता है कि यूके की आर्मी उनको ट्रेन कर रही है, इंडियन फोर्सेज यहाँ पे आके उनकी बाकायदा ट्रेनिंग कर रही है, यूएस फोर्सेज ने बाकायदा उनकी ट्रेनिंग की, उसके साथ साथ फुली इक्विप्ड जितना भी जदीद असलहा था वो भी प्रोवाइड किया गया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब इसके पीछे क्या एक साइंस बनती है कि वो लड़ने के लिए नहीं ट्रेन की गए थे? और किस्म की लड़ाई के लिए तो ये ट्रेनिंग हो सकती है ना। आपने कहीं कन्वेंशनल लड़ाई लड़नी है, उसके लिए तो इस तरह की ट्रेनिंग ठीक है। लेकिन ये जहां पर जिस तरह की लड़ाई जो अफगानिस्तान में हमेशा होती रही है, रेगुलर आर्मी के और जो मिलिशिया के दरमियान, उसके लिए तो वो सही ट्रेन नहीं है ना। उसके लिए मैंने आपको इसीलिए मिसाल दी है कि जिस रेगुलर आर्मी को आप वहां पर लगाएंगे, ये तो अभी बिल्कुल नई नई बनी थी। कितनी ट्रेनिंग और कितना इनके मोटिवेशन है और कहाँ से आए हैं, इन्होंने तो कई और वजूहत भी बता सकते हैं। लेकिन कोई भी फौज वहां पर जाएगी, बड़ी अच्छी ट्रेंड भी फौज होगी, रशियन हो, अमेरिकन हो, कोई हो, वो वहां पर जाकर उसको उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ सकती जो कि तालिबान लड़ने पर मजबूर कर देते हैं, जिसको अपने अपने इलाके के अंदर नॉन कन्वेंशनल वार, गुरिल्ला वॉरफेयर जो कहते हैं, उसके लिए ये ट्रेन नहीं होती। जिन लोगों ने भी ट्रेन किया अपनी तरफ से बड़ा तीर मारा। हमने अपने ज़माने में मुजाहिदीन की जब भी ट्रेनिंग करनी होती थी, जब सोवियट्स वहाँ थे, तो हम उनको कोई ये नॉर्मल किस्म की तो इस तरह की ट्रेनिंग तो नहीं थे देती, उनको इक्विपमेंट देते थे, बाकी उनको खुद आता था, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक जनरल साहब, उसकी तरफ आऊंगा। आपने जैसे ट्रेनिंग की बात की, छोटा सा सवाल बीच में ऐड करता चलूं मैं कि क्या यूएस फोर्सेस को पता था कि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं दैट इज नॉट दैट मच एनफ कि वो तालिबान को रेजिस्टेंस पेश करे इतने अरसे तक? तो वो उनको पता था, उसके बावजूद ये सारा एक ड्रामा और सिनेरियो क्रिएट किया गया। उनका तो मकसद भी ये था ना। मैंने इसीलिए अपना एक जो थी, पता नहीं आपको उस मौके पर किताब दी है, नई पाकिस्तानी ड्रिफ्ट थी, उसमें लिखा हुआ था कि जब उन्होंने ट्रेन किया था तो मकसद उन लोगों का, जो कंपनियां आकर, प्राइवेट कंपनी आकर अगर ट्रेन कर रही है फौज को, तो पहले यही बात गलत है, ये तो कभी होता भी नहीं है। प्राइवेट कंपनियों का काम ट्रेनिंग करना नहीं होता, उनका तो काम होता है कुछ हिस्से के बाद कहें कि जी ये बड़े नालायक है, इनको ट्रेनिंग नहीं हुई थी, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड करे। तो उनको तो इसमें दिलचस्पी थी कि जितना अरसा वो रह सकें ट्रेनिंग के बहाने से वो रहें। लेकिन फिर बात फिर भी रह जाती कि अगर बहुत अच्छा ट्रेन कर भी देते तो वो लड़ नहीं सकते। उनको क्या पता था, नहीं था, उनको बताया तो बहुत लोगों ने था ना। कई लोगों ने कहा होगा कि ये इस तरह की लड़ाई जो सी है आप नहीं कर सके, तो ये किस लिए कर रहे हो। और फिर उनका भी एक रिटायर्ड जनरल है जो रोने वाला, अभी पीछे रो पी रहा था, समी, पता नहीं क्या नाम है, समी सादत। उसने कहा जी हमारे पास जिस तरह की ट्रेनिंग थी उसके लिए हमें फलानी चीज चाहिए थी, रेडियो ऐसा होना चाहिए था, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट होने चाहिए थे, एयर सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। वो जब वक्त आया तो कोई भी नहीं था, वो चले गए। तो उनको कोई इस बात पे दिलचस्पी नहीं होती है, बाहर के लोग आके कर रहे हैं कि ये अभी हमने ऐसी फौज बनानी है जिसने मुल्क का दिफा करना है। और वहां पर अफगानिस्तान में मुल्क का दिफा भी जो होता है वो कभी किसी फौज ने नहीं किया। कभी हिस्ट्री में कोई ऐसी फौज उनकी अपनी नहीं थी जिसने दफा किया हो। मुल्क में जब हमला होता है वो तो हमलावर तो पहुंच जाता है काबुल कंधार, उसके बाद लड़ाई होती है जिसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। और असल मसला उनके लिए फिर वही हो जाता है कि बाद में क्या होना है। तो तरीका तो ये है, अगर आप उसके लिए जाकर वहां पर वो न्यूक्लियर और ड्रोन और इस तरह की चीजों पर लोगों को ट्रेन कर दे तो उसका फायदा तो कोई नहीं है। ठीक, फेयर इनफ। जना साहब, आगे बढ़ूंगा। जो इस वक्त यूएस और उनके लाइट फोर्सेस हैं, ऑब्वियसली एक जाहिर तौर पे तो फेलियर है। क्या वो इस तालिबान के नए सेटअप को चलने देगी? कौन यूएस और उनके कौन लाइट फोर्सेस हामी? चले गए ना जी, उन्होंने चले गए। उन्होंने क्या इसके मतलब इनको चलने के लिए जो उन्होंने तकलीफ करनी है, उनको मकसद तो यही होगा कि ना करें, लेकिन उसके लिए यही करेंगे ना। कुछ लोग हैं, किसी को कहा, किसी को आपने
कहा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, किसी को आपने पंशेरीज को कह दिया आप बगावत करते हैं, ये काम तो हो सकता है। या इनके मुतल्लिक वो सैंक्शन लगा दें तो फलानी चीज नहीं पहुंच सकेगी, दोबारा एक्टिवेट हुआ है। इतना तो कर लेंगे, लेकिन वरना रोक कैसे सकते हैं? अंदर रहकर, यहाँ मौजूद होकर उनको वो इस चीज से नहीं रोक सके कि वो अपने अपने इलाके में कुछ ना कुछ करते रहे। अभी वो सारे मतलब मुल्क पर मकसद है कि तालिबान आराम से चल पाएंगे, इसके बाद उनको इतनी मुजामत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि उनकी तरफ से ऐसा नहीं होगा, लेकिन अपनी मुश्किलात तो इनकी है ना, सारा मुल्क चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन वाला, ठीक और पैसे वैसे। और कुछ लोग अभी तक नाराज तो हैं उनसे, हमेशा होते हैं, अभी भी हैं। ठीक वो किस मौके पर क्या करेंगे, कोई सेबोटाज के एक्शन होगा, ये लोग कोशिश तो करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे लग तो बिल्कुल नहीं रहा कि कोई ऐसी चीज होगी जो कि इनको वहां पर कंट्रोल या हुकूमत करने से रोक सके। सिर्फ तकलीफात ठीक होंगी, और उस तकलीफात का जो सा है, इन्होंने जो कर रहा है बहुत बड़ा काम कर रहा है। लेकिन जो दो चार मुल्क थे जो उन्होंने 15-20 साल से कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे, जब ये ठीक निकल गया, पाकिस्तान है, ठीक चीन है, ईरान, रूस, तुर्की, इनमें से दो मुल्कों ने तो स्टेट में काम शुरू कर दिया ना जी, उनको अपने वो बिल्कुल पहुंचानी शुरू कर दी है, दवाइयाँ भी ठीक और फूड भी, चीन ने और ठीक पाकिस्तान में। बाकी भी आ जाएंगे ठीक मेरे ख्याल। तो ये इनकी मदद बाहर से होगी, अंदर से उन्होंने खुद संभालना है। और लगता तो यही है अभी तक कि इतना कुछ ट्रेनिंग हो गई, इतना कुछ समझदार हो गई है लोगों भी, तो चलाएं, चला सकेंगे मुल्क। ठीक है सर, आपने बात की इस वक्त कि चाइना जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ा, उसके बाद पाकिस्तानी भी इमदादी सामान C-130 के 3 जहाजों तैयारों में भेज दिया। आज चाइना की इस वक्त जो पोजीशन है इस पूरी रीजन में, और अभी जो इसकी इमरजेंस है एज अ पावरफुल मेजर पावर, और उसके अलावा यहाँ पे अफगानिस्तान में उसका जो एक अभी जो रोल वो ले रहा है, और जो यहाँ पे वो अपनी पोजीशन संभाल रहा है, किस तरह देख रहे हैं चाइना को? और साथ ही साथ मैं इंक्लूड करना चाहूंगा इसी पे एक प्रोजेक्ट का भी तालिबान ने जिक्र किया, और साथ ही उनकी इन्वेस्टमेंट को भी उन्होंने कहा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। इस पूरे सेटअप में चाइना का रोल जरा आप डिफाइन कीजिए साहब। बहुत बड़ा यही रोल है ना, जो आपने बता दिया कि चाइना तो बहुत अरसे से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा लगाने के लिए उसके पास, इन चारों पांचों मुल्क में से जो पैसा लगाना है भी उसी के पास। चीन और तो किसी के पास इतना ठीक फालतू पैसा भी, सी पैक पहुंचाना है। और ये ठीक जो होती है ये इस किस्म की जब मदद होती है, तो इसको आप कह सकते हैं कि सिर्फ माशी नहीं है, ये सियासी भी है, उसको स्ट्रेटेजिक भी है। और वो अकेला नहीं है ना, उसके साथ वो भी है, रशिया, रूस ये भी है। दो बहुत, रूस भी है, पक्का ठीक है। हम तो हैं ही हैं, सेंट्रल एशियन ठीक कंट्रीज भी अपने तरीके से आ जाएंगे। और ये तो चाइना का जो रोल है वो ज्यादातर, पहली जो कहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा जो होगा वो तो यही है कि यहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट माशी तरीके होना है, कुछ एड मिलनी है, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो चाइना की। और उससे सबसे ज्यादा तालिबान के सेटअप जो है वो सस्टेन करेगा, सस्टेनेबिलिटी उसकी वजह से मोस्टली आ सकती है। ये मुझे किसी की बताना कि जी कितने एक्सटेंट देंगे, कितनी देर तक पहुंचा सकेंगे, कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, कैसा लॉजिस्टिक प्रॉब्लम क्या होगा, इसके मतलब मैं अभी तो नहीं कमेंट कर सकूंगा, क्योंकि मुझे पूरे ढांचे का तो इल्म नहीं है। ये समझ आती है कि ठीक फौरन नहीं है, जो भी जहाज पहुंचा वो सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसको पहुंचाते हुए कहाँ पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना होगा, बीच में जो से लोग हैं, कम से कम ये कह सकते हैं कि तालिबान का स्ट्रक्चर जो है वो दूसरों से, आम हालात के जो आम मुल्क है उनके स्ट्रक्चर से ज्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि वो स्पिरिट उनकी है कि हमने करना है ये काम इस वक्त, तो उस स्पिरिट ठीक से वो करेंगे तो पहुंचा देंगे चीजें। कितनी देर लगती है और कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, क्या ये काफी होगा, ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कितनी कमिटमेंट लोग करेंगे। ठीक ठीक जनरल साहब, इस वक्त मेरे साथ मेरे जहन में एक सवाल है, और आई थिंक आप उन कुछ खुश नसीबों में हैं जिन्होंने तकरीबन 3 जो उनके अदवार है तालिबान के, एक उनकी वार सोवियत के साथ, फिर उनकी 90s में जो तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद फिर वॉर ऑन टेरर की बारी आ गई, और रिसेंटली अभी जो तालिबान ने एक हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल करके अफगानिस्तान में अपना सेटअप बना लिया है। तालिबान को अगर आप कैटेगराइज करें, तालिबान कितने मेच्योर हो गए, और क्या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चल पाएंगे? कितनी डिफरेंस है 90s के तालिबान में और रिसेंटली आज के 2021 के तालिबान? यही कह सकते हैं ना जी कि
उस वक़्त हमारे ज़माने में जो सोवियट्स के खिलाफ थे उनको मुजाहिदीन कहते थे। बाद में तालिबान ठीक, 1, तालिबान 2 शुरू हो गया, लेकिन ये नाम देने से काम नहीं बनता। असल में ये ठीक, समझना है कि ये लोग हैं कौन? तो ये वहाँ ठीक, के जो ट्रेडिशनल जो रेजिस्टेंस वहाँ पर जो करते हैं वो तो हैं ट्राइब्स के। पश्तूनों की बहुत ठीक। बड़ी तादाद, लेकिन बाकी भी मौके के मुताबिक सोवियट्स के खिलाफ सिर्फ पश्तून तो नहीं थे, और भी लोग थे। अभी भी यहाँ पर पंजशीर के कुछ लोग बड़े ताजिक थे नहीं, उनमें। लेकिन अभी नहीं है। तो लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो लीडरशिप कैसी डेवलप हुई, कितना उसने सीखा, ये सारी चीजें तो हमेशा इवॉल्व होती है। कभी ये नहीं कह सकते कि उस वक्त ये नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा। लगता तो मुझे ये है कि इन्होंने ना सिर्फ सीखा, बल्कि अभी तो इस पोजीशन में है कि कई चीजें लोगों को सिखा सकते हैं। कि अगर अच्छा! आपने कभी लड़ाई लड़नी हो या आपने जो पूरी अब बिल्कुल क्यों नहीं सजा सकते, क्योंकि मेरे नजदीक मैं सुन सुख इसलिए बात कर रहा था कि लोग पढ़ते तो हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया। फिर हमने हार्ट एग्ज़ैक्टली। एंड माइंड भी बहुत सुना हुआ है। हार्ट एंड माइंड में कितने लोग काम करते हैं हमारे समेत। हमने भी फौजी इस्तेमाल किया, कुछ लोगों का अपना भी है, लेकिन ये कि जी हमने जो नाराज लोग हैं बलूचिस्तान ये ऐसे लोगों के, उनकी हमने वाकई वहां पहुंच के उनकी वो सारी इस तरह का काम किया जिससे हम वो कहें कि जी हाँ बिल्कुल, पहले जो थी बात खत्म हो गई आपके साथ। हार्ट्स एंड माइंड्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की, जस्टिस दिया। जहाँ तक फौज का ताल्लुक है, मैंने उसकी मनूवर बताई दिया कि ये तो बड़ी आला किस्म की मनूवर है ना। होती भी स्ट्रेटजी में क्या होता है, लड़ाई लड़ते हैं और मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट इन्होंने ठीक, दिखा दी और उसके बाद लड़ाई दिखा दी। तो ये तो मेरे ख्याल में अब ठीक, सिखाने वाली बात पर। जहाँ तक डिप्लोमेसी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है ये सब तकरीबन हमेशा ही अ, ये लोग जो से थे मलेशिया वाले, इनको एक खास तरीके की डिप्लोमेसी आती है। और वो अपना मैसेज भी, किसी ज़माने में मुजाहिदीन भी तो पहुंच जाते थे ना व्हाइट हाउस में वहाँ बात करने के लिए। बिल्कुल। अभी पिछले 10-15 साल में जिस तरीके से अपना इन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो प्रोपेगेंडा मशीन, जिस तरीके से इनके जो इसको तर्जमान कहते हैं, जैसे वो बात करते हैं, इतने नपे तुले और सही किस्म के जवाब तो हमारे लोग नहीं दे सकते। हमारे बिल्कुल, लोग खड़खड़ा जाते हैं। हमारे लोग जो उनसे बाज दफा वो ऐसे बात कर जाते हैं कि आदमी कहता है अगर ये खामोश रहता तो बेहतर था। बड़े बड़े बिल्कुल। लेवल्स पर जाकर कह देते हैं वो जी अभी तक टेलीफोन नहीं आया। तो इस तरह की बातें जब ये एग्ज़ैक्टली। हमारे लोग करते हैं, इन लोगों से अगर कहेंगे तो ये तो और तरीके से, जिस तरीके से संभालते हैं, सोच समझ कर फिर कहेंगे जी हाँ कोई नहीं, हमें तो कोई जल्दी नहीं है, जब उनकी जरूरत होगी वो बात करने। मैसेज देना जो सा है वो भी इन लोगों को आ गया, डिप्लोमेसी भी इनको बहुत अच्छी सीख गए हैं, बाकी चीजें भी। तो मतलब यह है कि इन्होंने 20 साल में बैठे नहीं रहे, तैयारी की। अभी जी। जो परफॉर्मेंस और का वैसे ताल्लुक है, भी एक दो चीजों का ये है मसला, डिप्लोमैसी भी सीख वो लिया, देखेंगे। लड़ना भी सीख लिया, जंग जीतना भी सीख लिया, सब कुछ सीख चुके हैं, वो सिखाने की बारी आ गई। जी फरमाइए क्या। उन्होंने लड़ना भी सीख लिया, 20 साल में तैयारी भी कर ली, डिप्लोमैसी भी सीख ली, बात करना भी सीख लिया। एक जो सवाल जनरल साहब है मुख्तलिफ वेस्ट की मीडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट कर रही है कि तालिबान आ गए तो वहाँ पे वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स इन चीज़ों की ज़्यादा बात है। डू यू थिंक ये वो तमाम एक्सपीरियंसेस दोबारा रिपीट करेंगे जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके खिलाफ थी 90s में? पाली ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या करेंगे, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, दबाव जब डालेंगे तो नहीं करेंगे। ये तो जी, पुरानी चीज है ना। अफगानों की तो है भी खसलत यही। वो एक कहा जाता है, कई दफा बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ कहना है बहुत पुराना कि आप अफगान को जबरदस्ती तो जन्नत में भी नहीं भेज सकते, लेकिन अगर आप सही तरीके से उसके साथ डिप्लोमेसी करें ना, सुखाए पसलाएं, तो शायद जहन्नम में भी चला जाए आपके साथ। ये सिर्फ ये ठीक, बताने के लिए कि जबरदस्ती नहीं करेंगे, वक्त अपना चुनेंगे। ठीक, और जब आप कहेंगे कि ह्यूमन वुमन राइट, तो उस वक्त कहेंगे ये हम अपने वक्त पे करेंगे। ठीक है जी। ठीक। आखिर में आकर मतलब सारे क्या डिसीजन करेंगे, लेंगे लेकिन अपने टाइम और अपने वक़्त के हिसाब से। अपने और अपना उनका जो वर्शन होगा ना, ये नहीं है वुमेन राइट का। अगर आपने कह दिया वुमेन राइट वही वुमेन राइट हैं जो कि अमेरिका में है तो जर्मनी में है तो पाकिस्तान में, उनका अपना एक तरीका, उनकी एक बड़ी ट्रेडिशन है। वो अगर कहना शुरू कर दें किसी मौके पर, आप लोग क्या बात करते हो, हमारे यहाँ ये तो अफगान फैमिली को जिन लोगों ने डील किया हुआ है वो जानते हैं कि अफगान फैमिली में खातून जो है वो दबंग है। अच्छी फैमिली में वो बिल्कुल वो फैसला करती है।
और उसके फैसले के, उसकी बात के बगैर घरेलू मामला नहीं चलता। तो आखिर उन्होंने कहा कि ये जो राइट है ये औरत का है, बाकी पढ़ाने वालों को उन्होंने कह दिया पढ़ा लें। पिछली दफा नहीं उन्होंने पढ़ा दिया, अगर अभी पढ़ा रहे हैं तो सेंसिटिविटी तो जरूर होगी। और ये नहीं है कि लोगों के कहने पर, अपने लोगों को भी तो साथ रखना होता है ना। और अगर सर वो उन्होंने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी इन्होंने शो कर दी है, क्योंकि आते ही इन्होंने सबसे पहले जो तुलु न्यूज चैनल में जाके उन्होंने वहां पे शो किया, वो भी फीमेल एंकर के साथ। और उसके बाद फीमेल एंकर्स भी जो अफगान नेशनल टीवी के वहां पे आम रोड्स पे जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो थोड़ी सी मेरे ख्याल में उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी भी शो की है मीडिया और बाकी फील्ड्स में भी। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल यही लगता है कि सारी चीजों की वजह से उन्होंने कई चीजें करनी है, और अपने लेकिन ठीक अपनी रफ्तार से, अपने तरीके से। ये जो ये ठीक लोगों ने ठीक है। शौक ज्यादा सर की आते वजह हैं, कितनी कुछ। जी जी, हाँ जी, जी सर आते पूछिए। हैं इंडिया की तरफ। पिछले तकरीबन कोई 4-5 डिकेड से इंडिया कोशिश करे, हिंदुस्तान कोशिश करे कि पाकिस्तान और इस्लाम या मुसलमान जो एक इस फिरके को किसी तरीके से गलत नरेट किया जाए। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल से बताऊं तो उन्होंने अपनी मूवीज के जरिए इसको आतंकवाद, आतंकवादी, दहशतगर्दी और इन सारी चीजों को इस तरीके से आगे प्रमोट किया कि इस्लामोफोबिया जैसे कॉन्सेप्ट्स पूरी दुनिया में, विश्व में और बाकी जगहों पे तकरीबन उसमें इन बॉलीवुड और जो इन्होंने अपनी कल्चर की तरफ ज्यादा बढ़ाया, उनमें इनके आरएसएस भी शामिल है। इन्होंने अपने कल्चर में ऐड कर दिया, इन पे कॉन्फिडेंस कर रहा है मूवीज का, इनके बाकी इंडस्ट्रीज का। सर जो हिंदुस्तान पिछले कई डिकेड से इन तालिबान को, इन तालिबान के खिलाफ अफगान गवर्नमेंट को फंड दे रहे थे, उनको स्पॉन्सर कर रहे थे, उनके खिलाफ उनकी आर्मी को ट्रेन कर रहे थे, उनके खिलाफ पूरे एक सीरीज से मूवीज चला रहे थे, क्या उन्हीं तालिबान के साथ अफगानिस्तान में मौजूदा सेटअप के साथ हिंदुस्तान क्या हाथ मिलाएगा? और अगर नहीं बिल्कुल मिलाएगा तो उनके पास कोई और ऑप्शन है? बिल्कुल मिलाएगा, बिल्कुल मिलाएगा ना, क्योंकि बाकी मेरे ख्याल में लोग जो उनसे हैं, मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान हो या कोई और जगह पर, जितने भी मैं देखता हूँ, इन लोगों में अकल इतनी है कि भाई अगर उस वक्त ये कहा था तो अभी हम इसको बदल भी सकते हैं। अफगान भी जो जी कहेगा वो कहेगा हाँ, अगर आप बदल गए तो आइए, बिल्कुल, अगर आपने बैंक बनाना है, सड़क बनानी है, अस्पताल बनाना है तो बनाइए। उन्होंने भी करना है, बिल्कुल। प्रेगमेटिज्म जो है वो कुछ लोगों का होता है, ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल अकड़ के बैठ के कि नहीं तुमने, हमने 1947 में माना नहीं था तो अभी दुश्मनी हो गई। ये तो हमारा है ना सिर्फ तरीका, कि एक दफा लेकर जी बैठ गए तो कहा कि जी अब नहीं हो सकता। हालांकि जी जितने यहाँ पर बात लोगों ने भी अकल सिखाई, कभी चीन से दोस्ती की, कभी अमेरिका से की, लेकिन हम जरा थोड़ा सा, वो जो हमारा अंदाज है ना, वो इसमें फिनिश नहीं है, उसमें वो वाली बात नहीं है जिससे कि आप सही नतीजा निकाल सकें। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हमारी डिप्लोमेसी में। लेकिन जहाँ तक अफगान्स का और हिंदुस्तानियों का ताल्लुक है, मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये बिल्कुल थोड़ी सी 2-4 हफ्ते की बात है, आना जाना भी शुरू हो जाएगा, बाकी ट्रेड भी, कुछ एड भी हो सकता है वो दे दें, तो वो उस वक़्त की बात है। अभी नहीं, ये नहीं कि वो दिल पर रख के बैठ गए हैं। एक बात का मुझे पता जी है यकीनन, पहले भी और आज भी, कि अफ़गानिस्तान वाले एक काम नहीं करते, अफ़गान्स कभी नहीं करते, और वो ये है कि वो जाकर दूसरों की जंगों में नहीं लड़ते। वो हमारे साथ मिलके जी कश्मीर पर हमला नहीं करेंगे, ठीक है जी। नहीं करेंगे। लेकिन अपनी बुरी लेकिन बात करें, हमारा मैं बॉर्डर उसी तरफ आ रहा था नहीं, पाकिस्तान नहीं की तरफ। करेंगे। ये क्यों करेंगे? हमारे साथ कभी उन्होंने किया भी नहीं, आज तक भी नहीं किया। ठीक लेकिन सर, एक इस सवाल पे आते हैं, इस पे मैंने डिटेल आपसे सवाल पूछना है। ये इंडिया को वाले टॉपिक को थोड़ा सा वाइंड अप कर देते हैं, मैं मजीद इसमें एक पॉइंट ऐड करता चलूं। इंडिया में इस वक्त जो उनकी यूथ है वो क्रिटिसाइज कर रही है अपनी गवर्नमेंट को, उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस मोदी बीजेपी सरकार को क्रिटिसाइज कर रही है कि आपको पहले आइडिया नहीं था कि आप बेकडोर तालिबान के साथ मुज़ाकरात करते। आपको नहीं लगता कि इंडिया में इस तालिबान के इस गवर्नमेंट के आने से जिस तरीके से उनकी मीडिया में हलचल मची है, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में और साथ ही साथ उनके अवाम में अपने गवर्नमेंट के खिलाफ या अपने पॉलिटिकल सेटअप के खिलाफ एक इनसिक्योरिटी सी पैदा हो सकती है? 2-4 दिन की बात ही होती है ना, ये सारी बात अगर इस वक़्त कर रहे हैं, तो 2-4 हफ्ते के बाद उन्होंने ये तो नहीं कहना आपने पहले क्या किया, ये किया। हाँ जी, आपने अब शुरू कर दी है बड़ी। ये जो शोर आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये तो अमेरिका और यूके में भी, वहाँ पर लोग अपने पार्लियामेंट में, बाकी लोग एक-दूसरे लड़े हुए हैं, आपने क्यों फ़िज़ूल बातें की हैं, आपने पहले क्यों नहीं निकाल दिया, आप छोड़कर क्यों आ गए? देखिए, चंद हफ्ते की बात है, और इसकी वजह से उनकी पॉलिसीज़ वगैरह तो नहीं बनेगी ना, बदल जाती हैं बिल्कुल, कि इस तरह जी के शोर से। हाँ,
ठीक, ठीक। सर बीइंग अ फॉर्मर आईएसआई चीफ आप बेहतर तरीके से बता पाएँगे। आपने उस वक़्त भी तालिबान उन सेटअप को बेहतर तरीके से आप जानते थे और अब भी जान रहे हैं और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की इस वक़्त पोज़ीशन क्या पाकिस्तान विन-विन पोज़ीशन में है या फ्यूचर में ज़ीरो सम पे भी आ सकता है? ये कोई ऐसी बात नहीं है, अभी तो इस वक़्त बिल्कुल सब लोग जो उनसे है ना, तकरीबन सब लोगों का ये ख़्याल है कि इस वक़्त जो पिछली डेवलपमेंट है इसमें पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है। हिंदुस्तान वाले जी, नाराज़ हैं, अमेरिका वाले नाराज़ वो तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ऐसे होगा। कुछ अरसे बाद हम अपने कार्ड्स ख़राब करने शुरू कर दें। ऐसे उनके ऊपर अच्छा। थोड़ा-सा कोई आने-जाना रेफ्यूजीज़ की वजह से या पूरा उनकी कोई और वजह से उनको नाराज़ कर बैठे, जो कि हम कई दफ़ा अपने एलाइज़ के साथ बात इससे कर जाते हैं जिसमें कोई होता है। और सबसे बड़ी बात बातचीत को छोड़िए, अगर हमने वो वाला काम जो मेरा ख़्याल है कि एक बहुत अहम हमसाये के तौर पर वो ना किया और यहाँ पर फिर वही शोर पड़ गया कि जी अफ़गान्स का ख़्याल रखो, तो फ़र्ज़ रखो, उनको नहीं आने देना, उनके रेफ्यूजीज़ को निकालो, इस तरह के जब कार्ड हम खेलेंगे तो नाराज़ होंगे। लेकिन अब इस वक़्त तो ठीक है, आइंदा के लिए उन्होंने तो सीख लिया, क्या हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम अफ़गानों के साथ या दूसरी लोगों के साथ, ख़ास तौर पर अफ़गानों के साथ किस तरीके से इस वक़्त डील करें, जिसमें उनको ये भी ना हो कि जी अभी अब पाकिस्तान कहता है कि हमने आपके लिए इतना कुछ किया, अब हमारी बात मानो, ये कभी नहीं होगा। अगर हम कह देंगे तो वो भी इससे भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो अगर हम सही किस्म के तरीका करेंगे, जो कुछ किया अभी उसके ऊपर बिल्डअप करेंगे और ये उनको एक ज़रूर देना है, आप हमने आपको नहीं बताना आपने क्या करना है। आप बताइए कि कुछ मदद कर सकते हैं तो ठीक है, बस। जी, ये करना होता है तो उसमें, लेकिन अगर नहीं करेंगे, जैसे होता है ना बाज़ दफ़ा हो जाता है कि आपका ख़्याल है कि जी हमने इतना कुछ किया, अभी ये हमारे लिए क्या करेंगे? कोई यहाँ पर इस तरह की डिमांड कर बैठे या कोई ट्रेड-व्रेड में हमारे जिस तरीके से लोग जो हमारी तजारत करते हैं, डंडी मारते हैं, जितनी बड़ी डंडी हमारे लोग ट्रेड करते वक़्त और जो कुछ करते हैं, शायद ही कोई करता हो ऐसा। वो अगर ये करेंगे, तो अफ़गान बिल्कुल हमारे साथ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं, वो हिंदुस्तान, चीन किसी और के साथ करेगा। ठीक, ठीक। अच्छा जनरल साहब मेरा आखिरी सवाल है आपसे इस वक़्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन आपको नज़र आ रही है अफ़गानिस्तान को लेके डीजीआईएसआई भी वहाँ पे इस वक़्त गए हैं जनरल फैज़ हमीद साहब और उसके दौरे को लेके कई लोग डिफरेंट किस्म के तज़िये कर रहे हैं। आपसे शॉर्ट कमेंट में जानना चाहूँगा पाकिस्तान के पास अफ़गानिस्तान को लेके कितने कार्ड्स रह गए हैं जो हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं? आप उसमें कश्मीर को भी रख लें जिसके बारे में आपने पहले कमेंट किया, आप उसमें बाकी चीज़ों को भी ले सकते हैं। हम क्या कार्ड्स आगे प्ले कर सकते हैं यूएस के साथ और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने जो हमारे पॉलिटिकल हम अपना गेम खेल सकते हैं। जी जनाब साहब। क्या को अरे ये कार्ड प्ले तो नहीं होता ना, लोग जब किसी के साथ इस तरह के हमसायों के साथ बात करते हैं, तो ये नहीं कि एक पत्ता फेंका आपने कि जी अभी देखते हैं क्या करते हैं। एक दफ़ा समझ आ गई, ये हमसाया है, ये हो चुका हुआ है, अभी मैंने पहले ही बता दिया कि कौन-कौन सी चीज़ की वो सेंसिटिविटी होगी। फिर सिर्फ़ बैठ के ही कहना जी आपके पास इतना है, इतनी तकलीफ़ है, आप क्या कर बताइए, जो हम कर सकते हैं हम कर लेते हैं। आपसे कोऑर्डिनेट किया करेंगे, आपसे बात करेंगे। जहाँ तक कश्मीर का मैंने वो तो बता दिया, आप कभी ये ख़्याल भी ना करें कि हम अगर कहेंगे कि चलो भई कोई ज़रा भर्ती करो ना, एक लश्कर हमने ले जाना है, कभी नहीं होता, ना ही होगा। ना ही वो कभी करते हैं, लेकिन एक चीज़ को कहने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर पाकिस्तान को जब को खतरा था 65-71 वार में, तो ये अफ़गानों ने हमें ये कहा था, हमारी बॉर्डर से आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी जब तक आपकी लड़ाई हिंदुस्तान से है, क्योंकि है हमारा पाकिस्तान उनके लिए इतना वैल्यूएबल भी है, हमसाया भी है। और फिर दूसरी बात ये है कि वो हिंदुस्तान के साथ कोई कॉमन बॉर्डर तो नहीं चाहते, ना हिंदुस्तान उनसे कॉमन बॉर्डर चाहता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ये मौका वो होता है जिसमें आपने कोई को ये नहीं करना कि हमने इतना कुछ कर लिया, बढ़क मारना या छत पर कहना हमारे जवान जीत गए हैं, अभी आओ बताओ हिंदुस्तान वालों, अभी अगला हमारा जो है वो स्टेप वो कश्मीर होगा। जैसे किसी ने कहा ना हमारे साथ मिलकर कश्मीर पर जाएँगे या हिंदुस्तान लाल किले पर जाएँगे, वो उनसे नहीं, जी, आपने कहना आप अपने तरीके से देख लीजिए। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ
बड़े ठंडे मिजाज से, जिस तरीके के वो लोग हैं, आराम आराम से, और सब लोगों के साथ, सब मुल्कों के साथ जब भी इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, जी उसके अंदर कोई नहीं होता कि जी आज ये है तो कल वो है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब उसको बिल्ड अप करते हैं। ठीक। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ जनरल असद दुरानी साहब, फॉर्मर आईएसआई चीफ, और उनके कहने के मुताबिक अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट है, उसके बारे में इंडिया का इस वक्त क्या रोल है, चाइना का इस वक्त क्या रोल है, पाकिस्तान किस तरीके से अपनी पोजीशन लिए बैठा है, सारी चीजों के बारे में जनरल साहब ने बात की, बड़ी बेहतरीन तरीके से बात की। इंशाल्लाह जनरल साहब से मजीद भी इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वक्त हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपके जहन में अफगानिस्तान के नए सेटअप को लेकर कोई आइडिया, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, उस पर आप कमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा।